आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। पीवी नरसिम्हा राव एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की। आर्थिक सुधारों का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार और सेवा उन्मुख बनाना और निजी तथा विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करना था। विदेशी मुद्रा भंडार असहनीय स्तर तक गिर गया था। सरकार बड़े पैमाने पर कर चोरी के कारण कराधान से राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी और सार्वजनिक क्षेत्र भी उच्च आय की रिपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसके कारण 1991 में नई आर्थिक नीति को प्रेरित किया गया। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत का सबसे जरूरी समस्या विदेशी मुद्रा संकट था। भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति 1991 में पेश की, जिसे नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है। 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा बढ़ा और एफडीआई अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई तथा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई। 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक सुधार, कर सुधार और वित्तीय सुधार शुरू किया गया। 1991 में एनईपी की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। एनईपी के तहत किए गए उपायों को आर्थिक सुधार कहा जाता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई। आर्थिक संकट के दौरान कोई भी देश या वित्त ऋण दाता भारत को उधार देने को तैयार नहीं था। इसलिए भारत ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए आईबीआरडी से संपर्क किया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में जाना जाता है, और संकट के प्रबंधन के लिए ऋण के रूप में $60 बिलियन प्राप्त किया। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कई उद्योगों को अनारक्षित किया और आयात किया गया। आत्मनिर्भरता का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आयात पर निर्भर नहीं है और घरेलू उत्पादन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। अब यहाँ पे हम राजकोषीय व्यवस्था और कर घाटा को देखेंगे। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय सरकारी राजस्व से अधिक होता है और इसलिए शेष राशि को उधार के माध्यम से पूरा किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्राओं के स्टॉक को संदर्भित करता है। पीएसयू का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में जाना जाता है। ये भारत के राजस्व के स्वामित्व वाले उद्योग को दिया नाम है। भारत के अधिकांश राज्यों में वैट 2005 में लागू किया गया था। नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। 2022 में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्कृति पर 1994 से 95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से सुधार से है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष कर हैं। आयकर निगम एवं संपत्ति कर आदि प्रत्यक्ष कर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी है। भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेशन 1996 से 1997 में किया गया। स्टाम्प शुल्क का आरोपण केंद्र करता है, किंतु उसका संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य योजनाओं को देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के उदारीकरण की निगरानी करता है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत निर्माण कार्यक्रम
केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम किए जाने की घोषणा की गई। 2014 के बाद आर्थिक सुधार। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और 2016 में इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड यानी दिवाला कानून जैसे सुधार लागू किए। इसके साथ वो जोखिम भरे सुधारों को भी आगे बढ़ाने में सफल रहे। इसलिए उन्होंने विरोध के बावजूद 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी लागू किया। जीएसटी देश की आजादी के बाद सबसे पेचीदा आर्थिक कानून था। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने महात्मा गांधी श्रृंखला के सभी 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा की। इसने विमुद्रीकृत बैंक नोटों के बदले में 500 और 2000 के नोट जारी करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि कार्रवाई कैशलेस लेन-देन में वृद्धि करेगी और अवैध गतिविधियों को आतंकवाद की निधि देने के अवैध और नकली नकदी उपयोग को कम करेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना संक्षेप में पीएमजेडीवाई भारत के वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा। उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया। 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। सबसे पहले जीएसटी बिल को असम राज्य ने पास किया। जीएसटी के फायदे: राजस्व में वृद्धि होगी, टैक्स चोरी ना होगा, जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की सजा निर्धारित है। जीएसटी टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18%, 28%। शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी से बाहर रखा गया। वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रखी गई है। जीएसटी की पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है जिसने 1954 में लागू किया था। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।